हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। तो बच्चों, हम लोग रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने बात करी थी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में। बेसिकली यही हम लोगों का चैप्टर है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसकी 2 क्लासें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उन दोनों क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में ही बात करी थी। और वहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को देखा था। तो दोनों क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो जो अपवर्तन का सूत्र है वो आपसे बोर्ड एग्जाम में उससे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वही पूछ दिया जाए। तो दोनों ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर कवर कर लें। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आइए ज़रा एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। मतलब जिन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, लेंस के प्रकार, लेंस पर मुख्य बातें, प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंसों से प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार होता है, पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है जिसे बेसिकली लेंस समीकरण के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लेंस निर्माता सूत्र जो हम लोगों को मिलेगा उस पर हम लोगों को बातें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेंसों का संयोजन देखना है हम लोगों को, और यहाँ पर न्यूटन चचा भी आए हैं तो न्यूटन चचा के सूत्र से भी बात करनी पड़ेगी। लेंस की शक्ति क्या होती है वो देखना है, रेखीय आवर्धन। ये आज के टॉपिक है और आज के वीडियो में हम लोग इतनी बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर है, ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पूरा चैप्टर ही हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, गुजारिश है कि आपको पहले दोनों लेक्चर अच्छी तरीके से कवर करने के बाद ही आप इस लेक्चर का अच्छा मजा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जिन बच्चों ने उन क्लासों को देख रखा है तो आज की क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि आप अगर क्लास में आते हैं तो क्लास का पूरा मजा लीजिए, तभी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी जब आप एंड तक बने रहेंगे। स्किप करके आप जो है चीज़ों को ही स्किप कर देंगे तो फिर आपको क्लास कैसे समझ में आने वाली है। तो अगर क्लास में जुड़े हुए हैं तो समय दीजिएगा, और अभी भी अगर आपके पास समय नहीं है बेटा, दूसरे के लिए समय है जिसको आप समय दे रहे हो, और कल ऐसा समय आएगा कि वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, फिर वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ होगा। तो अभी आप जिसको समय दे रहे हो वो जो है फिर कल किसी और को समय देगा, आपको समय नहीं मिलेगा। तो अभी जो आपका समय है वो अपने आप को दीजिए, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब जो है समय बहुत कम रह गया है, हम लोगों को अपने आप को समय देना है। बोल दीजिए जिससे भी आप जुड़े हुए हैं कि भैया अभी रुक जाइए, 1 महीने की बात है, इसके बाद हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, मुलाकात करेंगे। चलिए, तो हम लोग आज इस लेक्चर में जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम लोगों को पता चल गया है। और चलिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका पतले लेंस से अपवर्तन, भाई साहब तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। लेंस मेकर सूत्र, यही लेंस निर्माता सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र पर बातें, ये 3 टॉपिक है ना। मैं बोल रहा हूं आपसे 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये बात लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लेंस का संयोजन, न्यूटन का सूत्र, लेंस की शक्ति, रेखीय आवर्धन, यानी सब हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। न्यूटन का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि क्या बताया था उन्होंने। तो चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं लेंस क्या होता है, लेंस जानते हैं। तो देखिए, क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। थोड़ा हमें गले का इशू है, 2 दिन से जुकाम चल रहा है, तो हो सकता है आवाज का इशू लग रहा हो। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आ भी जाती है तो उसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों से बोल दे रहा हूं कि उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो क्लास वैसे ही धमाकेदार अंदाज से होगी। लेंस क्या होता है, लेंस आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो लेंस, तो बच्चा लेंस क्या होता है, हम हर किसी को लेंस तो नहीं कहते हैं, है ना। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। इसकी कुछ बातें होती हैं
और इसकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम उसे लेंस बोलेंगे। क्या? पहली बात है कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम। अब सर ये क्या बला है पारदर्शी माध्यम? तो पारदर्शी माध्यम मतलब लेंस जिसका बना होगा उसी को हम माध्यम बोलेंगे। अब पारदर्शी का मतलब ये होता है कि उससे प्रकाश की किरण आर पार चली जाए, ठीक है, उसे को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। तो हमारे पास जो माध्यम होना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए होगी, ठीक है, तभी हम लोग उसे लेंस का नाम दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। गोलीय होना चाहिए। सर ये कैसे? तो देखिए, लेंस हम उसे बोलेंगे जिसमें पारदर्शी माध्यम हो और कम से कम एक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ हो, ठीक है। मतलब अब यहां से दूसरे पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि जो लेंस होते हैं वो दो पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो दो पृष्ठों से मिलकर क्या बने होते हैं? लेंस बने होते हैं। तो दोनों पृष्ठ हमारे पास कैसे होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो देखो, दो गोलीय पृष्ठों या वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम ही लेंस कहलाता है, ठीक है। अब जरा यहां पर थोड़ा बात करते हैं कि आखिर लेंस बनता कैसे है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने अभी कहा कि दो पृष्ठों से घिरकर बना होता है। मान लीजिए एक हमारे पास ये एक गोलीय पृष्ठ है और एक ये गोलीय पृष्ठ है, और इनको जो है हम लोग अगर मिला दें तो मिलाने पर क्या होगा? देखिए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से हमने लोगों ने इसको एडजस्ट किया, मिलाया, तो हमारे पास एक ये हमारे पास जो भाग निकल के आया, यही एक पृष्ठ आप देख रहे हो, ये एक पृष्ठ है और एक दूसरा पृष्ठ ये है। इसी को हम लोग यहां पर आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये हमारे पास एक लेंस बन के आ गया, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ ये ए बी है और एक पृष्ठ ये सी डी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं विभाजन रेखा। विभाजन रेखा, इसे बोलते हैं विभाजन रेखा। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आप देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है, एक दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो इसके केंद्र होंगे और ये इनकी कहलाएंगी त्रिज्या, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी? त्रिज्या कहलाएंगी। आर आर डैश मैंने बोल दिया है। यहां पर ऐसा मैंने क्यों कहा आर आर डैश? तो देखो, दोनों जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ होंगे, हो सकता है दोनों की त्रिज्या समान हो और हो सकता है दोनों की त्रिज्या अलग अलग हो। तो मान लो अगर हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ ये है और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो आप देख रहे हो एक बड़ा है एक छोटा है, फिर भी आप यहां पर देख रहे हो कि हमारे पास एक लेंस बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहां पर इसकी त्रिज्या अलग होगी और इसकी त्रिज्या अलग होगी, यानी इसकी त्रिज्या बड़ी होगी और इसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो कैसी हो गई है? आप यहां पर देख रहे हैं त्रिज्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं, त्रिज्याएं बराबर भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि त्रिज्याएं अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए मैंने आर आर डैश यहां पर दिखाया आपको, ठीक है। तो लेंस बनता कैसे है? हम लोगों ने जाना कि जब दो गोलीय पृष्ठों को हम लोग विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं तो हमारे पास लेंस बनके तैयार होता है। अब ये लेंस कितने प्रकार का होता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, कि लेंस आखिर बनाया जाता है तो किस प्रकार बनाए जा सकते हैं और कितने लेंस हमारे पास बनकर तैयार हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग। उससे पहले बेटा जरा हम बात कर लेते हैं कि आखिर लेंस का कार्य क्या होता है। लेंस का कार्य क्या होता है? लेंस का कार्य आप लोग को पता ही होगा, है ना? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जो है जब हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, उसमें लेंस लगते हैं, तो ये हो गई कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है ना? तो ये कोई कार्य नहीं होता है, ये उसका उपयोग है। कार्य का मतलब क्या है? लेंस वर्क क्या करता है? तो लेंस जो है, लेंस का कार्य प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना या फैलाना,
ये लेंस का कार्य होता है। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना या फैलाना। ठीक है, आइए अभी हम लोग इस पर देख लेंगे कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। हम लोगों को हर चीज यहाँ पर प्रूव करनी होगी, दिखाएंगे भी। तो इतना अभी याद रखो कि लेंस का कार्य जो है क्या है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना या फैलाना। अभी हम लोग देख भी लेंगे, आओ देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो लेंस के प्रकार देखिए ध्यान से। एक हमारे पास लेंस कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जैसे मान लो दो गोले थे, इनको हम लोगों ने इस प्रकार जोड़ा। एक हमारे पास लेंस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें एक दोनों ही पृष्ठ कैसे हो? दोनों ही पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। एक हमारे पास इसमें समतल पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ है गोलीय। ठीक है, एक हमारे पास कुछ इस प्रकार से लेंस होता है, जिसमें दोनों ही पृष्ठ आप देख रहे हो गोलीय पृष्ठ हैं, लेकिन इसमें एक पृष्ठ हमको पता है कि गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो इसमें एक पृष्ठ जो है आपका, ये हमारे पास जो पृष्ठ आपके पास दिख रहा है, ये पृष्ठ कौन सा है? ये आपका अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ। और ये पृष्ठ जो है वो कौन सा है? उत्तल पृष्ठ है। ऐसे ही अगर यहां पर देखें तो ये पृष्ठ कैसा है? उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, और यहां पर दोनों ही पृष्ठ कैसे आपको दिख रहे हैं? उत्तल पृष्ठ दिख रहे हैं, उत्तल पृष्ठ होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं, इस लेंस को द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग उभय उत्तल लेंस भी बोलते हैं, या केवल और केवल हम लोग उत्तल लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और इसको हम बोलते हैं समतल उत्तल, इसे बोलते हैं अवतल उत्तल। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई है उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस को बेसिकली द्विउत्तल लेंस कहा जाता है। द्विउत्तल लेंस मतलब जिसमें दोनों ही पृष्ठ कैसे हो? उत्तल पृष्ठ हो। समतल उत्तल लेंस कैसा होता है? जिसमें एक पृष्ठ समतल हो, दूसरा उत्तल हो। और अवतल उत्तल क्या होता है? जिसमें एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो उसे हम लोग अवतल उत्तल कहते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, अब इस बेसिकली हम लोग यहाँ पर चर्चा भी उत्तल लेंस पर ही करेंगे। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लेंस के प्रकार, कितने प्रकार से हम लोग लेंस को देख सकते हैं, बना सकते हैं। एक हम लोग इस प्रकार से जब गोलीय पृष्ठों को जोड़ते हैं तो एक लेंस ये हमारे पास बनकर तैयार होता है। एक हम लोगों के पास कुछ इस टाइप से, एक पृष्ठ समतल और दूसरा गोलीय हो गया। और एक हमारे पास कुछ इस टाइप से आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप के लेंस यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं द्विअवतल, द्विअवतल। ठीक है, द्विअवतल लेंस या उभय उत्तल। ठीक है, उभयोत्तल, उभयोत्तल बेसिकली नाम होता है उभयोत्तल, जिसे हम लोग अवतल लेंस, अवतल लेंस ही बोलते हैं। ओके, यहां पर एक पृष्ठ इसका समतल है, दूसरा अवतल है, तो इसलिए बोलते हैं समतल अवतल। इस लेंस का नाम होता है समतल अवतल या समतलोत्तल, समतल अवतल। और यहां पर आप देखेंगे कि एक पृष्ठ आपका उत्तल है और दूसरा अवतल है, तो इसको उत्तला अवतल बोलते हैं। तो ये हमारे पास तीन टाइप आपको अवतल लेंस में भी देखने को मिल जाएंगे और तीन टाइप हम लोगों ने उत्तल लेंस में देखे हैं। तो बेसिकली लेंस हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं कि हमारे पास जो लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उन पर क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। आइए जरा उन पर गौर फरमाते हैं। इंपॉर्टेंट है, चीजों को जब तक हम लोग बेसिक से नहीं सीखेंगे तब तक आगे वाली चीजें हमको क्लियर नहीं आने वाली हैं। तो बात करते हैं, लेंस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं उत्तल लेंस पर थोड़ा चर्चा करता हूं। उत्तल लेंस
लेंस पर मुख्य बातें क्या हो सकती हैं, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तल लेंस पर मुख्य बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास उत्तल लेंस है, ये मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये इसकी विभाजन रेखा है और इस मिड पॉइंट को हम लोग इसका बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जो रेखा जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके फोकस, ये F1 बोल दिया मैंने, इसको F2 बोल दिया, इसके दोगुना ये हमारे पास एक फोकस और मिलेगा और ये एक हमारे पास दूसरा फोकस मिलेगा इसके दोगुना। इसे बोलते हैं प्रथम फोकस, इसे बोलते हैं द्वितीय फोकस। ये प्रथम फोकस का दोगुना है और ये द्वितीय फोकस का दोगुना है। हम लोग अभी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस पर भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस लेंस को बेटा हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसे अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन किया भी गया है इस पर कि अब लेंस की अभिसारी प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए या उसे परिभाषित कीजिए। तो देखो, किस लेंस को, कभी कभी विकल्प में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो भैया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब आखिर इसे ऐसा कहा क्यों जाता है, आइए इस पर गौर फरमाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मुख्य अक्ष है और इस पर मैंने कोई बिंदु ले लिया O और इससे ये प्रकाश की किरण चली, तो ये जो है इस लेंस पर गिरेगी जाकर। ये जो हमारे पास लेंस है ना, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। मैंने आपको बताया भी था कि लेंस का कार्य होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना या फैलाना। तो ये जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अब ये इकट्ठा क्यों करता है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जहां पर ये पृष्ठ, इस पृष्ठ पर गिर रहा है, मैं अगर इसको छोटा सा एक हिस्सा ले लूं इसका, तो आप देख रहे हो ये हमारे पास एक प्रिज्म बन रहा है। और प्रिज्म की खासियत क्या होती है, ये आपको पता भी होगा कि प्रिज्म जो है, अगर कोई प्रकाश की किरण उससे गुजरती है तो उसको अपने आधार की ओर झुका देता है, मोड़ देता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इस छोटे से भाग को, तो ये छोटा भाग हमारे पास प्रिज्म जैसा दिख रहा है, तो ये प्रकाश की किरण इधर जब गई है तो वो क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ेगा। तो इस प्रकार ये आधार की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी प्रकाश की किरण अगर इससे चल रही है, कोई भी प्रकाश की किरण चल रही है, तो ये क्या कर रहा होगा, हर बार उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा होगा, हर बार उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, अभी आपको समझा दिया कि ये क्या होगा कि हर छोटे छोटे हिस्से में एक प्रिज्म का रूप ले रहा होगा। ये देखो एक प्रिज्म बन जाएगा, ये प्रकाश की किरण को मोड़ देगा। यहाँ पर देखें तो ये एक प्रिज्म बन जाएगा, ये प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास एक प्रिज्म बन जाएगा जो कि इस प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ेगा। तो आधार इस बार उसका उल्टा हो गया, उल्टा प्रिज्म रखा है तो ये इस प्रकार मुड़ जाएगी। ऐसे ही इसको अगर देखो तो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं मान लूं कि ये प्रिज्म बन रहा है तो ये प्रकाश की किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देगा। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर भी इस प्रकाश किरण को ये मोड़ देगा। तो समझ में आ गया कि आखिर कौन सा लेंस प्रकाश किरण को मोड़ता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो हमने मोड़ते तो दोनों ही है, मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा कौन करता है, तो हम लोगों ने जाना कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। और इसी क्रिया को ही अभिसारी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी क्रिया कहते हैं। अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। और कन्वर्जन का मतलब होता है दबाना। ठीक है, दबाना, कंप्रेस करना, दबाना। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, दबा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन लेंस या हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, समझाइए, तो आपको चित्र बनाकर दिखाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे कि प्रकाश किरण जब लेंस से होकर गुजरती है तो वह उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी
अपसारी क्रिया कहते हैं। अब आपको यहाँ पर इतना ही नहीं, चित्र बना के समझाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि क्योंकि यह एक छोटे से प्रिज्म के भाग के रूप में कार्य करता है। प्रिज्म का कार्य होता है प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ना, इस वजह से ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? तो ये हो गई बात इसके अपसारी लेंस की, ठीक है, यानी कि अपसारी क्रिया की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, एक बार चित्र को मैं साफ कर लेता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ दोबारा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि ये हमारे पास एक लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है f2, और ये इसका प्रथम फोकस का दोगुना है और ये इसका द्वितीय फोकस का दोगुना है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये इसका पहला पृष्ठ है और ये इसका द्वितीय पृष्ठ है, ठीक है। इस वाले पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया कि AB जो है इसका पहला पृष्ठ है और CD जो है इसका दूसरा पृष्ठ है। अब जरा इन पृष्ठों पर गौर फरमाएं, तो ये पृष्ठ आखिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गोले से बनकर गोले का ही पार्ट होगा। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास पृष्ठ है CD, वो एक गोले का पार्ट होगा। तो AB पर बात करी जाए तो हमें पता है कि इसकी त्रिज्या जो होगी, इसकी वही त्रिज्या होगी, और यानी इस गोले की त्रिज्या होगी, और इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस गोले की त्रिज्या को ही लेंस की हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारे पास पृष्ठ 1 है, तो इसलिए इसकी ये जो त्रिज्या होगी वो R1 होगी, और ये पृष्ठ 2 है तो ये जो हमारे पास त्रिज्या होगी वो R2 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि आप देखेंगे कि उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी R1 वो दाईं ओर और R2 जो होगी वो बाईं ओर, ठीक है। अब जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर सर जो है R1 और R2 कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। तो बच्चों याद है आपको कि मैंने चिन्ह प्रपाटी के बारे में बताया था कि प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं, कोई भी हो, लेंस हो आपका या दर्पण हो। तो जब बाईं ओर से डाली जाएंगी, हमेशा दूरी को हम लोग नापते हैं कहाँ से? ध्रुव से या प्रकाशिक केंद्र से। अब लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे और दर्पण में हम लोग ध्रुव से मापते हैं। तो जब ध्रुव से मापोगे तो अगर आप इधर चलोगे तो ये प्रकाश के किरण के चलने की विपरीत दिशा में हो जाएगी। अगर आप इधर दूरी को मापोगे तो प्रकाश किरण भी इधर चल रही है तो उसके दिशा में ही हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण की चलने की दिशा में अगर हम दूरी मापते हैं तो कैसी होगी? धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर विपरीत दिशा में मापते हैं तो वो निगेटिव होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं R1 की बात करूंगा तो R1 इस तरफ है, प्रकाश किरण इधर से डाली जाएगी, इधर ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आपने देखा R1 हम लोग यहाँ से यहाँ पर मापेंगे, मान लो यहाँ पर R1, ये दूरी R1 है। अगर हम लोग यहाँ पर मापेंगे तो आप देखेंगे कि R1 कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। R1 कैसी होगी? पॉजिटिव। किसकी बात कर रहा हूँ? उत्तल लेंस में बात कर रहा हूँ। अच्छा, R2 पर अगर बात कर लें, R2 पर तो ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ पर जो R2 है वो इस दिशा में होगा, क्योंकि ये वाली त्रिज्या होगी हमारे पास। प्रकाश किरण इधर माप रहे हैं, दूरी हम लोग R2 को इधर मापेंगे, प्रकाश किरण इधर चल रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसलिए R2 जो होगी आपकी वो कैसी होगी? R2 वो निगेटिव होगी। बात समझ रहे हो? क्लियर हुआ ना? तो R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस में ये कहानी बदल जाएगी, देखिए कैसे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी आपने यहाँ पर क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि इसमें 2 फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2, यानी कि एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। आओ जरा इन पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा बात करते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारे पास भैया लेंस, ठीक है। प्रथम फोकस समझने से पहले हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस में ये आपको बता देते हैं कि इसमें जो R1 और R2 होंगे वो किधर होंगे और उनका साइन कैसा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो ये रहा भैया इसका डिवीजन रेखा,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण इस तरफ चली है, बिंदु वस्तु ये रखिए ओ, और लेंस की ओर चली। तो ये लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है, हम लोग जानते हैं, प्रकाश किरण को इकट्ठा करना या फैलाना। हम लोगों ने देखा था कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करेगा, आइए जरा बात करते हैं। तो ये जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है बेटा, फैलाता है। बेसिकली ये जो है प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। अब ये फैलाता क्यों है, आओ इस पर भी बात करते हैं। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए इस घटना को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये फैलाता ही क्यों है। अगर मैं इसको ध्यान दूं तो ये एक हमारे पास छोटा सा प्रिज्म बनेगा, और अगर प्रिज्म बनेगा तो यहाँ पर प्रिज्म कैसा है, उल्टा। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रिज्म की विशेषता क्या है, कि प्रिज्म जो है प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ लेता है। तो इसने क्या किया, इसने प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ा, तो ये आधार की ओर झुक गई, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और प्रकाश किरण को आपको समझाना चाहूँ, तो आप देखो ये हमारे पास एक प्रिज्म बन जाएगा, और ये आधार रहा, तो ये प्रकाश किरण जो है आधार की ओर इस प्रकार झुक जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, नीचे की साइड देख लूं, तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक प्रिज्म बन जाएगा, और प्रिज्म का आधार क्या है, इधर है, तो ये प्रकाश किरण इधर आधार की ओर मुड़ जाएगी। समझ रहे ना आप, समझ रहे ना, ओके। देखो ध्यान से, आप देखो ये आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। डाइवर्ज इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज मतलब समझ गए हो ना, जब सड़क पर आप चल रहे होते हैं और वहां पर जब आपको सड़क पर मोड़ दिख जाते हैं, कहीं इधर और इधर, तो मोड़ मतलब क्या करते हैं, यानी सड़क को वो वहां से तोड़ रहे होते हैं, डाइवर्ज कर रहे होंगे, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो ये क्या है, सड़क को फैला रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए आप कि ये क्यों फैलाता है, ये भी समझ गए, और इसी क्रिया को हम लोग अपसारी क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अवतल लेंस में हमारे पास जो इसकी जो त्रिज्याएं हैं, भाई आप जानते हो कि ये दोनों वक्र पृष्ठ हैं, तो गोलीय पृष्ठ से बने होंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ होगा, और एक गोलीय पृष्ठ हमारे पास ये होगा, और विशेष विधि द्वारा हम लोग इसको जोड़कर जो है एक लेंस का नाम दिए, और वो लेंस हमारे पास अवतल लेंस बना है। तो ये पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। तो इस पर बात करें तो ये हमारे पास एक पृष्ठ बन रहा है, गोलीय पृष्ठ, एक ये गोलीय पृष्ठ बन रहा है, तो इसकी एक त्रिज्या होगी। अब पहला पृष्ठ है तो R1 और ये R2। आपने देखा उसमें R1 किधर है, इस तरफ, और R2 इस तरफ। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रकाश किरण जब इधर चलेंगी और दूरी हम लोग इधर से मापेंगे R1 के लिए, तो उसके अपोजिट हो जाएगी, यानी इसमें R1 कैसी होगी, निगेटिव होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ ना। और R2 कैसी हो जाएगी बेटा, इस बार इसमें R2 कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर, दूरी भी इधर मापेंगे, दोनों एक ही दिशा में है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने जाना, क्या जाना, कि अवतल लेंस में R1 जो होता है वो निगेटिव होता है, और R2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात कर लेते हैं फोकस पर, कि इसका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होते हैं। आओ जरा बात कर लेते हैं। तो ये रही विभाजन रेखा, ये रहा इसका मिड पॉइंट जिसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष के नाम देते हैं। तो ये रहा मुख्य अक्ष। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पॉइंट है और इससे प्रकाश की किरण चली, ठीक है, प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण चले और लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रथम फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अगर हो रही हैं तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? डिफिनेशन क्लियर एकदम? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई किसमें? उत्तल लेंस में। अब जरा बात कर लेते हैं अवतल लेंस में प्रथम फोकस किधर होगा और कैसा होगा। आओ जरा बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस के बारे में मुख्य फोकस। चलो देखो, हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे पास जो अवतल लेंस है उसका कार्य होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। हम लोगों ने बात करी थी उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष अपवर्तन के पश्चात लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं तो उस बिंदु को ही हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम फोकस क्या होगा भाई? प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर केंद्रित हुई हैं तो हमें यहाँ पर केंद्रित करके हुए दिखाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि मान लो मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु, ये प्रकाश की किरण बाईं ओर से डाली जाती हैं तो ऐसी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु है उसकी ओर, जैसे मान लो ये उस पर केंद्रित हो रही हो, तो जैसे आपको पता है कि ये प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस से टकराएंगी तो अपवर्तन होगा और अवतल लेंस क्या करता है? इसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, डाइवर्ज करेगा तो ये क्या करेगा? मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा, मुख्य अक्ष के समांतर करेगा। अभी हमने बताया अगर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो ऐसा लग रहा है इसको अगर मैं नहीं, इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो ये आप देख रहे हो कि एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु की ओर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो आपने देखा, क्या देखा कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं तो जिस बिंदु की ओर केंद्रित हो रही हो, जिस बिंदु की ओर वो चल रही हो, उस बिंदु को ही लेंस का क्या बोलते हैं? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप लोग जरा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस यानी द्वितीय मुख्य फोकस की बात हो रही है। ठीक है, देखो ये रहा हमारे पास उत्तल लेंस, ये रहा इसका विभाजन रेखा, ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा है और ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये भैया जो हमारे पास उत्तल लेंस है, इसका काम होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, तो जिस बिंदु पर केंद्रित करेगा उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस बिंदु को ही हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगी? यहां पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, मिलती हैं, उसी को हम लोग लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये देखो द्वितीय फोकस हो गया। अगर मैं यहीं पर आपको अवतल लेंस के लिए समझाना चाहूं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, और ये रहा ये मुख्य अक्ष वाली रेखा। ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ठीक है।
मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। आपको पता है ये लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से फैलाएगा प्रकाश किरणों को, ये फैला दी इसने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देखेंगे कि ये पीछे की ओर जाकर मुख अक्ष पर एक बिंदु पर कहीं मिलेंगी जाकर, तो जहां पर मिलेंगी वही इसका क्या कहलाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो उत्तल लेंस है उसका द्वितीय मुख्य फोकस दाईं ओर और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो क्लियर हो गया कि प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पर है लेंस के, उत्तल लेंस के बाईं ओर, और द्वितीय मुख्य फोकस जो है वो किधर है, दाईं ओर है। इसमें हमने जाना कि अवतल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस है वो दाईं ओर और द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हम लोग प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं उनको देखते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए पहला नियम क्या है, ये रहा हमारे पास उत्तल लेंस, ये उसकी विभाजन रेखा है, ये इसका मिड पॉइंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, और ये रहा उसका मुख्य अक्ष। अब देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से चल रही है, कहां से, प्रथम फोकस से चल रही है, प्रथम फोकस से चल रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से चल रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम हो गया। यहाँ पर अगर मैं अवतल लेंस में इसको समझाने का प्रयास करूं तो ध्यान दीजिएगा आप किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं अवतल लेंस में। तो देखो ध्यान से, ये क्या होगी, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु, भाई ये प्रथम फोकस इसका इधर होगा, तो प्रथम फोकस की ओर हमको प्रकाश किरण को चलते हुए दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की ओर चल रही हैं। तो प्रथम फोकस से चलने वाली या प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें से उत्तल लेंस में की ओर अवतल लेंस में क्या होगा, क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब बनाने के दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, और जल्दी से हम लोग नियम पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि अगर हम लोग उत्तल लेंस में देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो, ठीक है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो ये किधर होकर गुजरेंगी, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरेंगी। ये तो बात हो गई किसमें, उत्तल लेंस में। अगर हम लोग इसी चीज को अवतल लेंस में समझना चाहें तो किस प्रकार समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास अवतल लेंस हुआ और ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, चलवा दो, ये प्रकाश की किरणें समांतर चल रही हैं। आपको पता है कि ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये फैलाएगा। अब अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलती हैं, ये हमें द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती है ना, द्वितीय मुख्य फोकस पर। तो जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर केंद्रित होती हैं, या द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं, या उससे आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है इससे आती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना, इसे बाहर की ओर इधर से निकल रही हो, ठीक है। तो केंद्रित होती हैं किसमें,
उत्तल लेंस में, और आती हुई प्रतीत होती हैं किसमें, अवतल लेंस में, लेकिन गुजरेंगी कहां से, द्वितीय फोकस से। क्लियर, दूसरी नियम कंप्लीट हुआ, तीसरी की ओर बढ़ा जाए। चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र, अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, चाहे आपका लेंस उत्तल लेंस हो और चाहे आपका लेंस जो है अवतल लेंस क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाती है। बट मेरा एक सवाल है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, विचलित क्यों नहीं होती है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि ये जो है भाई साहब किससे मिलकर बने होते हैं, गोले से मिलकर बने होते हैं, और गोले के केंद्र और जो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है वो कैसे होते हैं, संपाती होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं, ये जो गोला है अगर इसको ऐसे देखूं, मतलब इस लेंस को अगर मैं इस प्रकार देखूं, तो ये जो है हमारे पास एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, और अगर किसी गोले में हम लोग बात करते हैं तो इस गोले में परिधि पर अगर हम लोग जो रेखा मिलाते हैं, ठीक है, परिधि पर त्रिज्या यानी गोले के केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा क्या होती है, उस पर लंब होती है, लंब होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रकाश किरण इधर जब गुजरेगी तो इस पर लंबवत गुजरेगी, लंबवत गुजरेगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकाश की किरणें लंबवत गुजरती हैं तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती हैं, क्योंकि वहां पर आई और आर के मान कैसे हो जाते हैं, दोनों केसों में 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आई भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और आर भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस वजह से वो सीधी निकल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए हम लोग अब बात करेंगे कि आखिर लेंसों से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। हम लोग जानते हैं लेंस हमारे पास 2 प्रकार के, फिलहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे उन पर ही प्रतिबिंब बनाने के। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे और अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, हम लोगों ने ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस किया था। कहाँ पर? हम लोगों ने बात करी थी दर्पण में। तो आइए हेडिंग लगा लो, उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ये हमारे पास, हम लोग किस में बात कर रहे हैं, अभी उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं। तो ये रहा उत्तल लेंस, ये रहा इसका मुख अक्ष जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा है। यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखी है, और हम लोगों को पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम लोगों को 2 प्रकाश की किरणों को चाहिए होगा। तो हम लोग ये कल्पना करते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे जो प्रकाश की किरणें चल रही होती हैं वो कैसी चल रही होती है, एक दूसरे के समांतर। तो ये जो है हमारे पास प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही है कुछ इस प्रकार से, एक ये है और दूसरी ये हमारे पास प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से, ये दूसरी ये है। तो आप देख रहे हो ये जो है एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये क्या करेगा, प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, तो किसी ना किसी बिंदु पर इकट्ठा करेगा आकर। और ये प्रकाश की किरण देखो किससे जा रही है, मैंने एक प्रकाश किरण को कहां से गुजारा है, मैंने एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा है। हम लोग जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है, प्रकाश की किरण होती है, वो सीधी निकल जाती है। तो जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मिलती है वहीं पर इसका बनता है प्रतिबिंब। और ये जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं वो मिलती हैं कहां पर, द्वितीय फोकस पर। कहां पर मिलती हैं, F2 पर मिलती हैं। ठीक है, द्वितीय फोकस पर मिलती हैं, द्वितीय फोकस पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप बोलेंगे सर जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है, कहां पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है।
आप देख रहे हो मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, और आपने देखा कि यहाँ पर जो है वस्तु से कैसा होगा भाई, अनंत पर वस्तु होगी तो प्रकाश किरणें दूर से आ रही है तो हम लोग ये देखेंगे कि उससे हमेशा कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। तो वास्तविक बन रहा है, प्रकाश किरणें चूंकि मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये कुछ चीजें हम लोगों को प्रतिबिंब के बारे में जाननी होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, उल्टा बन रहा है, अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा, ध्यान रखिए, मैंने बताया ही था आपको। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और द्वितीय फोकस पर बन रहा है, ठीक है, वस्तु से छोटा भी है। तो पहली कंडीशन आपको दी गई थी, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनेगा, तो हमने देखा कि प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। आइए बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट पर, जब वस्तु हमारे पास कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और प्रथम फोकस के दो गुने के बीच में हो। तो देखिए, ये रहा इसका उत्तल, ये रहा उत्तल लेंस, ये रहा इसका मुख अक्ष, और ये रहा इसका प्रथम फोकस, ये रहा इसका प्रथम फोकस का 2 गुना, ठीक है, प्रथम फोकस का 2 गुना, ये रहा इसका द्वितीय फोकस f2, और ये रहा इसका द्वितीय फोकस का 2 गुना। वस्तु कहाँ है, अनंत और प्रथम फोकस के 2 गुने के बीच में, यानी वस्तु कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई है। मान लिया ये वस्तु ए भी रखी हुई है मुख अक्ष के ऊपर इस प्रकार से, और एक प्रकाश की किरण जो है किधर चल रही है, मुख अक्ष के समांतर चल रही है। एक प्रकाश किरण को मैंने कहाँ से गुजारा, एक प्रकाश किरण को मैंने गुजारा कहाँ से, प्रथम फोकस से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं प्रतिबिंब के बनाने के 2 नियम लगा रहा हूँ। पहला नियम मैंने लगाया कि जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है तो उत्तल लेंस से क्या होगा, वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, और अगर प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तब आपको पता है कि वो मुख अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार ये समांतर हो जाएगी। तो आपने देखा, क्या देखा कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर गई, और जो बिंदु हमको मिला वो कहाँ मिला, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में मिला। देख रहे हो आप, कहां पर मिला, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में मिला, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के 2 गुने के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है, आकार में वस्तु से छोटा। आप जब बनाएंगे अच्छे से तो आपको क्लियर होगा। दूसरा, कहां पर बन रहा है, द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के 2 गुने के बीच में बन रहा है, ठीक है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, और द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के 2 गुने के बीच में बन रहा है। क्लियर हुआ। आइए आगे बात करते हैं। नंबर 3, जब वस्तु प्रथम फोकस के 2 गुने पर ही स्थित हो, जब वस्तु प्रथम फोकस के 2 गुने पर स्थित हो। तीसरी कंडीशन मैंने ली है, जब वस्तु प्रथम फोकस के 2 गुने पर स्थित हो, ठीक है, यानी कि किस पर, 2f1, ठीक है, 2f1 पर स्थित हो। तो देखिए किस प्रकार हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आइए चर्चा करते हैं। बहुत जरूरी है जानना, इनके बगैर हम लोगों का जो रे ऑप्टिक्स है वो इनकम्प्लीट होती है बेटा, तो अच्छी तरीके से इनको दिमाग में बिठाना जरूरी है। ये हुआ इसका प्रथम फोकस, ये हुआ प्रथम फोकस का 2 गुना, ठीक है, ये रहा इसका द्वितीय फोकस f2, और ये द्वितीय फोकस का 2 गुना। यहाँ पर मैंने वस्तु को कहाँ पर रखा है, इस बार प्रथम फोकस के 2 गुने पर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। और हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास कितने नियम है, 3।
तो कम से कम 2 नियम हम लोगों को चाहिए होंगे, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 2 नियम। और वो नियम कौन कौन से यूज कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहला नियम लगा रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ से जाती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने द्वितीय फोकस से होकर गुजार दिया और एक प्रकाश किरण को मैंने कहाँ पर लिया, प्रथम फोकस पर। तो प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, यानी उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये मिल गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब आप देख रहे हैं द्वितीय फोकस के दोगुने पर बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु प्रथम फोकस के दोगुने पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर बनता है और द्वितीय फोकस के दोगुने पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। क्लियर? ओके, चलिए तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, जब वस्तु जो है प्रथम फोकस और प्रथम फोकस के दोगुने के बीच में हो। ठीक है, अब वस्तु की स्थिति को मैं कहाँ ले रहा हूं, यहीं पर मैं, चलिए हटाइए इसको, हम लोग सही से दोबारा बना लेते। देखिए, जब वस्तु, अगला, जब वस्तु प्रथम फोकस तथा उसके दोगुने के बीच में हो तब क्या होगा। देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तल लेंस। ये भैया आपने देखा क्या है, हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका प्रथम फोकस F1 है, ये इसका द्वितीय फोकस प्रथम फोकस का दोगुना है 2F1 है, ये इसका द्वितीय फोकस है और ये द्वितीय फोकस का दोगुना है। ठीक है, वस्तु कहाँ पर है, इस बार वस्तु को मैंने लिया यहाँ पर। तो वस्तु यहाँ पर A B कुछ इस प्रकार से रखी है। पहला नियम लगा रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण इससे मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो हम लोग जानते हैं कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने गुजार दिया। दूसरा नियम हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए तो प्रकाशिक केंद्र वाली जो प्रकाश की किरण वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो आपने देखा, क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण हम लोगों ने कहाँ से गुजारी, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये दोनों प्रकाश किरणों को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेंगी आकर। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगी आकर, तो वो आपको दिख रहा है कि ये आगे बढ़कर 2F2 और अनंत के बीच में मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं, 2F2 और अनंत के बीच में। इधर भी तो अनंत होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करूं, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, तो वस्तु कहां पर रखी है, प्रथम फोकस और प्रथम फोकस के दोगुने के बीच में। तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, द्वितीय फोकस के दोगुने और अनंत के बीच में बनता है। द्वितीय फोकस के दोगुने और अनंत के बीच में बनता है। साथ ही साथ आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्वितीय फोकस के दोगुने और अनंत के बीच में बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बन रहा होगा तो आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनता है और उल्टा है तो वास्तविक होगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, जब वस्तु प्रथम फोकस और उसके दोगुने के बीच में हो। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जब हम 5वें नंबर पर अगर बात करें, जब वस्तु हमारे पास कहाँ हो, प्रथम फोकस पर हो, तब कहाँ बनेगा, आइए बात करते हैं। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो, देखिए ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग। तो जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो ये रहा इसका प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस का दोगुना, ये रहा इसका द्वितीय फोकस। जितना प्रथम फोकस इधर उतना ही द्वितीय फोकस इधर, जितना द्वितीय फोकस उसका दोगुना उसके दोगुने पर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये सभी दूरियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का।
यहाँ पर जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर प्रथम फोकस ये हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पर स्थित कर देंगे वस्तु को। और पहला नियम हम ये लगा रहे हैं कि जब वस्तु यहाँ पर कैसी हो, प्रथम फोकस पर रखी हो, और पहला नियम ये लगाया हम लोगों ने कि उससे प्रकाश की किरण कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, द्वितीय फोकस से। ओहो, गलती हो गई, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का। हम लोग इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग नाप के बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सभी दूरियां बराबर लेना, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। इससे 2 2 2 2, ठीक। अगर 3 3 3 3, जैसा आप चाहें वैसा, 1.5 1.5 1.5 1.5 आप पर डिपेंड करता है, लेकिन दूरियां सभी कैसी होंगी, बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये पहला नियम लगा दिया कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से लगा दो, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि ये इस प्रकार ऐसे सीधे निकल जाएगी, चल रही है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे सीधे ये निकल रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। तो दोनों प्रकाश की किरणें आप देख रहे हो कि आगे की ओर बढ़ाने पर कहीं दूर अनंत पर जाकर मिलेंगी आकर, है ना, कहीं दूर अनंत पर जाकर मिलेंगी आकर, और जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा आकर। तो हमने मान लिया कि ये प्रकाश की किरण दूर कहीं जाकर अनंत पर, कहां पर, अनंत पर जाकर मिलेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर लिखें तो कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा जाकर, आकार में वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है। अच्छा, दूसरा उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा, भाई अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी जाकर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो आखिरी स्थिति है छठी, वो क्या है, उस पर बात करते हैं। जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब हम लोगों को देखना है कहां पर बनेगा। जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तो ये रहा आपका उत्तल लेंस, ये रही मुख्य अक्ष वाली रेखा, ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र, ये रहा इसका प्रथम फोकस, ये रहा प्रथम फोकस का 2 गुना, ये रहा इसका द्वितीय फोकस f2, और ये रहा इसका द्वितीय फोकस का 2 गुना। तो अब वस्तु कहां पर है, वस्तु हम लोगों ने कहां पर ली है, वस्तु को लिया है हम लोगों ने f1 और c के बीच में, प्रथम फोकस और c के बीच में, प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ध्यान दीजिए, पहला नियम मैंने लगाया, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो हमको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, कहां से जाती है, द्वितीय फोकस से। तो ये द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। एक प्रकाश किरण को मैं जो है कहां से गुजार रहा हूं, मैंने बोला एक प्रकाश की किरण कहां से चल रही है, एक प्रकाश की किरण जो है प्रथम फोकस से चल रही है, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देखेंगे कि तो ये प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर गुजर रही है। तो प्रथम फोकस से ये प्रकाश की किरण जो चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर द्वितीय नियम क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से चल रही है या फोकस से होकर गुजर रही है, चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब जरा इन दोनों प्रकाश किरणों को ध्यान दीजिए, अगर मैं इनको आगे की ओर मिलाने का प्रयास करूं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। जब दूर हट रही हैं, मिल नहीं रही हैं आगे जाकर, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आगे तो बनेगा नहीं। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं, इस किरण को अगर मैं पीछे की ओर ऐसे बढ़ाऊं, इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो ये कहीं ना कहीं आकर यहाँ पर कट करेंगी आकर, और जहां कट करेंगी वहीं पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो आपने देखा कि इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर आकर बन गया, यानी A डैश B डैश। तो हम लोगों ने जाना कि जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होगा, ठीक है, उसकी स्थिति होगी, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा।
चूंकि पीछे को बढ़ाने पर मिलाया गया है इसलिए आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी मतलब सीधा, ठीक है, आभासी मतलब सीधा, तो यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये थी उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों की स्थितियां। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में। तो हेडिंग लगा लो, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। तो पहला पॉइंट, ये हमारे पास अवतल लेंस हुआ, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई, और ये रहा इसका द्वितीय फोकस, और ये द्वितीय फोकस का दोगुना। इधर ये इसका क्या है, प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस का दोगुना। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए इसमें केवल आपके पास दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन कौन सी है? एक पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर वस्तु अगर रखी है तो हम लोग क्या मान चलते हैं, हम लोग मान चलते हैं कि उससे प्रकाश की किरणें समांतर चल रही होती हैं। तो समांतर प्रकाश की किरणें ये चल रही हैं। अब आपको पता है कि ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो कुछ इस प्रकार से फैलाएगा। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ से होकर गुजरती हैं, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इससे ऐसा लग रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब तो वही बनेगा जहां बनता है, यानी कि द्वितीय फोकस पर बनेगा, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस हो। तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। तो आकार में वस्तु से कैसा बन रहा है? अनंत पर वस्तु बड़ी होगी। यहाँ पर आपने देखा कि बिंदु वस्तु बन रहा है, ठीक है, बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है। और द्वितीय फोकस पर बन रहा है, F2 पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा कैसा? आभासी बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे की ओर बढ़ा के बनाया है, तो आभासी बनेगा। और आभासी है तो सीधा होगा, आभासी है तो सीधा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी सीधा, ठीक है। चलिए बात करते हैं जब दूसरी स्थिति इसकी, जब वस्तु जो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ये रहा आपका अवतल लेंस, और ये विभाजन वाली रेखा हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, और ये मुख्य अक्ष वाली रेखा है। और वस्तु को मैं कहाँ ले रहा हूँ? वस्तु को मैं अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी ले रहा हूँ। ये रहा आपका जो है वस्तु AB, और ये इसका रहा द्वितीय फोकस F2, ठीक है। तो पहला नियम लगाया मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, तो आपको पता है प्रकाश की किरण कहाँ से, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है या उससे आती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से, और एक प्रकाश किरण को मैंने कहाँ से गुजार दिया? एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया। तो हम लोग जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार ये सीधे निकल जाएगी, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? जहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, चूंकि प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में। और आकार में वस्तु से कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, और सीधा बन रहा है, और आभासी। सीधा है तो आभासी, ठीक है। और वैसे भी आप समझते हो प्रकाश की किरण को पीछे की ओर हम लोगों ने बढ़ाया तब जाकर ये प्रतिबिंब बना, तो ये बनेगा आभासी। तो ये थी अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप मानिए कि 100% आने की पूरी संभावना है इसकी, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं लेंस से अपवर्तन, यानी कि कैसे लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है। यानी हम लोग बात करेंगे लेंस से अपवर्तन के सूत्र के बारे में। चलिए आइए हेडिंग लगा लो, पतले लेंस द्वारा
अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। बेसिकली यहां पर हम लोग लेंस मेकर फार्मूले के बारे में बात कर रहे होंगे। लेंस मेकर सूत्र, या जिसे हम लोग निर्माता भी बोलते हैं, ठीक है। मेकर मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में निर्माता। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। बोर्ड एग्जाम में निर्माता करके भी पूछा गया है और मेकर करके भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक पतला लेंस ले लिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये विभाजन वाली रेखा हो गई इसकी। ये रहा इसका मिड पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हमारे पास मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई एक बिंदु वस्तु रखी है O, और इससे ये प्रकाश की किरण चल रही है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं A, B और CD। तो ध्यान दीजिए, लेंस की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, थिकनेस होती है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये कल्पना करके चलते हैं कि इस CD पृष्ठ को हम अपसेंट मान ले रहे हैं और केवल इस पृष्ठ से बात करें। तो इस पृष्ठ से अगर केवल AB पृष्ठ होता तो AB पृष्ठ से कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरणें, ये चली थी और एक ये चली है, तो यहाँ पर आकर मिलेंगी आकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलती है आकर। अनुमान हम लगा रहे हैं कि यहाँ पर मिलती है आकर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको मैंने बोल दिया ये I डैश, ठीक है। अगर CD अपसेंट होता तो आप देखते कि ये प्रकाश की किरण इससे क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर मिलती आकर, तो ये प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन यहाँ पर CD, भाई दूसरा पृष्ठ भी तो है। तो अगर अब मैं यहाँ पर CD के लिए अगर बात करूं, तो अब AB को हम लोग अपसेंट मानेंगे, और उसके लिए ये प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण किसका कार्य करेगी, वस्तु का कार्य करेगी, और यहाँ से फिर प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये हमारे पास आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। एक पतला लेंस लिया हम लोगों ने, और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब जब हम लोगों ने अपसेंट माना CD को, तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर ये ना होता तो प्रतिबिंब यहाँ पर I डैश बनता। और दूसरी के लिए, जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे, AB के लिए हम बात करेंगे, तो AB में आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पृष्ठ को अपसेंट मानेंगे तो CD से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए बिंदु वस्तु का कार्य करेगा, और वहां पर आप देखेंगे इसका प्रतिबिंब I यहाँ पर बन जाएगा। आप जरा मुझे बताओ, वस्तु की स्थिति को हम लोग U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को V से, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको मैंने मान लिया कि ये B डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब करने वाले हैं इसकी गणना। तो चलिए देखिए, ध्यान से गणना कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दें इसको हम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसकी करने वाले हैं गणना। तो गणना के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूंगा सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं। तो सूत्र म्यू माइनस 1 अपान R बराबर म्यू अपान B माइनस 1 अपान U, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम लोग इसी से बात करेंगे। तो पृष्ठ AB के लिए अगर हम बात करें, AB के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान R1, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इधर R1, बराबर म्यू अपान, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पृष्ठ के लिए, तो I डैश बन रहा है, और उसकी दूरी क्या मानी है, B डैश, तो B डैश माइनस, और बिंदु वस्तु O रखी है, तो ये दूरी U, ठीक है। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं बात करूंगा पृष्ठ CD के लिए। तो CD के लिए अगर हम लोग बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ CD के लिए जो प्रकाश की किरण है वो अब कहाँ से चल रही है, इस लेंस से होकर गुजर रही है। तो लेंस से चल के कहाँ आई है, वायु में आई है। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष होगा, वो सघन माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष होगा, यानी कांच से चलकर वायु में आई है। तो ये हो जाएगा उल्टा, इसका 1 अपान म्यू हो जाएगा माइनस 1
अपान इस पृष्ठ CD के लिए जो त्रिज्या होगी R2 वो किसी हो जाएगी, इधर हो जाएगी R2, और यहाँ पर 1 अपान म्यू हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना V है, ठीक है। और इसके लिए जो बिंदु वस्तु है वो I डैश होगा, तो वो कितना B डैश, ठीक है। ओके, क्लियर ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पूरे इक्वेशन में अगर म्यू से गुणा कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं म्यू से गुणा करूं तो ये बनेगा 1 माइनस म्यू अपान R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 1 अपान B, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो म्यू अपान B डैश हो जाएगा। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है साइन में, तो जोड़ने पर हमको फायदा दिख रहा है। तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने से 2 से बात करें तो म्यू माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपान R2 इज इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा और 1 अपान B यहाँ पर बचेगा, और माइनस का 1 अपान U यहाँ पर बचेगा। अगर हम लोग यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास म्यू माइनस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1, यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह म्यू माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 अपान R1, और ये माइनस का हो जाएगा उस केस में, तो माइनस का 1 अपान R2 बराबर 1 अपान B माइनस 1 अपान U। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान B माइनस 1 अपान U। अब जब लेंस निर्माता सूत्र की बात होगी, किसकी बात होगी, लेंस निर्माता सूत्र की, तब यहां पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर हो, और अभी हम लोग जान चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, फोकस पर। तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू जब इस फार्मूले में रखोगे, इसको मैं ए बोल दूं, रखो आकर, तो आप देखेंगे म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर 1 अपान V की जगह हम लोग कितना रखेंगे, F माइनस 1 अपान U। कहां पर हम लोगों ने लिया, वस्तु अनंत पर लिया है, तो ये इनफाइनाइट, और 1 अपान इनफाइनाइट कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास आ गया 1 अपान F बराबर म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो फार्मूला निकल के आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोगों को बहुत सारी बातें अभी करनी है, बोर्ड एग्जाम में इसी से संबंधित सवाल पूछे भी जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र के बारे में, देखा किस प्रकार पतले लेंस से अपवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पृष्ठ बन रहे हैं, AB और CD। यहाँ पर चूंकि हम लोग कितना भी पतला लेंस ले लेंगे कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी, तो हम यहाँ पर एक पृष्ठ को अपसेंट मान के चलेंगे। हमने यहाँ पर CD को अपसेंट मान लिया, ये प्रकाश की किरण जब चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा होगा, हमने ये मान लिया। अब जब इस पृष्ठ को अपसेंट मानेंगे तो ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के लिए बिंदु वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आकर I पर। और हम लोगों ने अपवर्तन का जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़े हैं वो लगाया, और उसके जरिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी और देखा कि हमारे पास जो पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र आया वो कितना आया, म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर 1 अपान V माइनस 1 अपान U, ठीक है। अब अगर लेंस निर्माता सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, यदि वस्तु अनंत पर हो, और अनंत पर हो तो आप जानते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो फिर हम लोगों ने भाई कंडीशन लगाई, यहाँ पर V की जगह F और U की जगह इनफाइनाइट,
रख दिया तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको समीकरण बी बोल दूं और समीकरण ए और बी को अगर ध्यान से देखूं तो आप देख पा रहे होंगे इसकी ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो ए और बी से मैं ये बोल सकता हूं कि ये साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं, यहां पर आपने देखा कि समीकरण ए व बी से अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा कि ये साइड बराबर है, तो ये साइड और ये साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/b माइनस 1/u, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र। तो हम लोगों ने इसके जरिए लेंस सूत्र भी प्रूव कर दिया। तो लेंस सूत्र या लेंस समीकरण, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र को देखा और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लेंस सूत्र को भी जाना। आइए अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंस मेकर सूत्र पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। आइए हेडिंग लगाओ, लेंस मेकर सूत्र पर महत्वपूर्ण बातें। लेंस मेकर सूत्र पर महत्वपूर्ण बातें। लेंस मेकर सूत्र पर महत्वपूर्ण बातें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर हम लोग बेसिकली फोकस दूरी की निर्भरता के बारे में बात कर रहे होंगे, फोकस दूरी की निर्भरता के बारे में। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर f और जो म्यू है अपवर्तनांक है, उन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। मतलब कि अगर मैं अपवर्तनांक में परिवर्तन करूंगा तो उसके जस्ट अपोजिट परिवर्तन फोकस दूरी में होगा। सबसे पहले बात कर लूं प्रकाश के रंग के लिए, प्रकाश के रंग के लिए तो आप लोग जानते हो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विव ग्योर, विव ग्योर, है ना। और आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ पर जो म्यू वी होता है, यानी कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो अपवर्तनांक कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर म्यू बी म्यू आर से बड़ा है तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि बैगनी रंग की जो प्रकाश किरण होगी उसके लिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, लाल रंग की अपेक्षा कैसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी कि ये आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखे हुए हैं। तो अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, कम। तो इसका अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में किसी भी रंग के लिए अगर बात करेंगे कि उसके लिए फोकस दूरी बताइए, तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि ये जो क्रम है वो किसका, अपवर्तनांक का क्रम है, अपवर्तनांक का क्रम है। तो अगर किसी रंग के लिए अगर बात करेंगे फोकस दूरी के लिए, जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि ब्लू और येलो के लिए बताओ, तो भैया इसका अपवर्तनांक इससे अधिक होगा, और अगर अपवर्तनांक अधिक है तो इसकी फोकस दूरी इससे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप प्रकाश के रंग के लिए फोकस दूरी आराम से बता ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा उस पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा लेंस के पदार्थ पर, लेंस के पदार्थ पर। तो लेंस किस कांच के बेसिकली मिलकर बना होता है, तो 2 कांच से मिलकर बना होता है। 2 कांच का लेंस प्रयोग किया जाता है। एक आपका फ्लेंट कांच,
जिसको मैं F बोल दे रहा हूँ, और एक आपका जो है क्राउन कांच, ये जो है जिसको C बोल दिया। इन दो कांच से हमारे पास प्रिज्म मिलकर बने होते हैं। तो देखा गया कि यहाँ पर जो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है क्राउन कांच से, और अगर अपवर्तनांक इसका अधिक है तो इसके लिए जो फोकस दूरी होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, क्राउन कांच की अपेक्षा। क्लियर। तो दूसरा लेंस के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर सवाल करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, हम लोगों के न्यूमेरिकल भी लगेंगे, और वो तीसरा जो है क्या है, तीसरा है जब लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, तो जब लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाता है तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करनी है। जैसे देखो, अगर आपसे ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और अगर आपसे केवल ऐसे पूछा जाता है कि लेंस को जब में डुबो दिया जाता है तो क्या होता है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। आइए देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको गणना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब वायु में हो लेंस, तब फोकस दूरी क्या होगी, 1/FA बराबर A म्यू जी, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, जो लेंस होगा हमारा, और ये त्रिज्या है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, R1 और ये R2, ठीक है। जब उसे द्रव में डुबो दिया जाता है, जब द्रव में हो तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उस केस में मैंने मान लिया कि वो फोकस दूरी 1/FL हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास जो अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष होगा, लिक्विड के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष, यानी L म्यू G माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसको अगर समीकरण 1 बोल दें, इसको समीकरण 2 बोल दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर हम भाग दे दें तो आप देखेंगे कि ये पार्ट कट जाएगा, ये जो है हमारे पास बटे बटे ऊपर पहुंच जाएगा, तो FL/FA बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A म्यू जी माइनस 1/L म्यू जी माइनस 1। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। FL/FA जो हमारे पास आया है, उधर देखो ध्यान से, A म्यू जे माइनस 1 इसको LNG या L म्यू जी, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A म्यू जी अपान A म्यू L, है ना। लास्ट वाले को वायु के सापेक्ष ले लो और बटे में पहले वाले को वायु के सापेक्ष ले लो, ये हम लोग बात कर चुके हैं अपवर्तनांक जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी जगह पर जब हम लोग रखेंगे इसकी वैल्यू, तो A म्यू जी अपान A म्यू L माइनस 1। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया संबंध। अब इस संबंध को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास A म्यू जे माइनस 1 है, यहां पर देखो A म्यू जे में कुछ भाग लगाया जा रहा है। अब ये भाग लगाओगे तो कोई ना कोई इसका मान कम होगा, A म्यू जे का मान कम हो जाएगा, और जब ये मान कम होगा तो आप देखेंगे कि इससे ये मान जो है छोटा हो जाएगा। तो यहां पर A म्यू जे माइनस 1 बड़ा होगा किससे, A म्यू जी अपान A म्यू L माइनस 1 से, क्योंकि इसमें इसका भाग लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये मान कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अगर ये मान बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, बड़ी भिन्न होगी। भाई बड़े में 5 में 2 से भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2.5 आएगा, बड़ा मान आएगा। अगर हम 2 में 5 से भाग लगाएंगे तो आपका आंसर छोटा आएगा, है ना, 0.4 आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो गई है,
ये बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो वैल्यू कैसी आएगी, बड़ी आएगी। और जब ये मान बड़ा है तो ये दोनों भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं। और ये हम लोग जानते हैं कि भिन्न में क्या है, अगर दो भिन्न आपस में बराबर तभी होंगी जब वो एक जैसी होंगी। मतलब अगर इधर मान बड़ा है तो इधर मान भी बड़ा होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब ये बड़ी हो गई तो यहाँ पर एफ एल बड़ा हो जाएगा एफ ए से। तो आपने क्या देखा, एफ एल क्या है, हमने क्या माना था, द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी। एफ ए क्या है, जब वायु में है। तो आपने देखा कि जब किसी द्रव में हम लोग लेंस को डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अगर एक नंबर में आएगा तो आप केवल और केवल ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इतना दिखाना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि जब लेंस को हम लोग किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, फोकस दूरी जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, चलिए इसकी मुख्य स्थितियों के बारे में। इसमें कुछ कंडीशन है, उनको हमको देखना होगा। तो वो कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, आइए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेष स्थितियां मान लीजिए हमारे पास जिस लिक्विड में लेंस को हम डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक, ठीक है, उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। यानी कि लेंस का अपवर्तनांक उस लिक्विड के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो एक वैल्यू आएगी 1 - 1 0 0 और समथिंग अपॉन 0, मतलब कि इनफाइनाइट। तो वहां पर आप देखेंगे कि एफ एल अपॉन एफ ए कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी एफ एल बराबर इनफाइनाइट। तो वहां पर जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस केस में वो जो लेंस है वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रख लेना आप लोग, 1 नंबर के लिए तैयार रखना, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। क्या मतलब है कि अगर दोनों, यानी कि जो लेंस है उसका अपवर्तनांक और जिस लिक्विड में वो डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक बराबर हो गया तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो अनंत हो जाएगी और वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, मान लो ये जो हमारे पास लिक्विड है जिसमें लेंस को डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक जो है वो जो लेंस है उसके अपवर्तनांक से बड़ा है, अधिक है। बराबर वाली कंडीशन देख ही चुके हैं हम लोग। अगर अधिक हुई तो आप देखेंगे कि ये जब अधिक हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, हर अगर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू को होगी कैसी, छोटी होगी। और छोटी -1 यानी 1 से छोटी हो जाएगी। तो जब 1 में से हम घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और जब माइनस की वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। और जब निगेटिव आ जाएगी तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कि वो जो है हमारे पास जो लेंस होगा वो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। कैसे, मतलब कि अगर हम लोगों ने उत्तल लेंस डुबोया होगा, क्या डुबोया होगा, उत्तल लेंस, तो वो बदल जाएगा किसमें, अवतल लेंस की भांति दिखेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और अगर अवतल लेंस डुबोया होगा तो वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर जो लिक्विड है उसका अपवर्तनांक अगर लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होगा, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ओवरऑल देखेंगे कि हमारे पास जो एफ एल होगा वो निगेटिव आएगा। और उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस है वो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति या अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा अगर हम लोग जो भी लेंस डुबोएंगे। ठीक है, तो ये था लेंस मेकर सूत्र पर महत्वपूर्ण कुछ बातें जिन पर हम लोगों ने चर्चा करी है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेंसों के संयोजन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं लेंसों के संयोजन पर, चर्चा करते हैं क्या होता है, कैसे होता है लेंसों का संयोजन। देखिए, लेंसों का संयोजन जब हम लोग करते हैं ना तो हम लोगों को 2
चीज़ों पर ध्यान देना होता है। हम लेंसों का संयोजन तभी कर पाते हैं जब वो दो चीज़ें यानी दो कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी? पहली कंडीशन यानी लेंसों का संयोजन अगर हम लोग करें तो हमारे पास जो है लेंसों के संयोजन के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि सभी लेंस जो भी हो, चाहे 1 2 4 5 15 जितने भी आप जोड़ रहे हो, सभी लेंस कैसे होने चाहिए? पतले होने चाहिए, पतले लेंस होने चाहिए, ठीक है, पतले लेंस होना चाहिए। दूसरा, सभी के मुख्य अक्ष कैसे होना चाहिए? उभयनिष्ठ होने चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तभी हम लोग लेंसों का संयोजन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेंसों का संयोजन किस प्रकार होता है कि जब हम लोग लेंसों का संयोजन करते हैं तो सभी लेंस जो है पतले लेंस होने चाहिए, पहली कंडीशन, और सभी के जो मुख्य अक्ष है वो उभयनिष्ठ होने चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तभी हम लोग लेंसों का संयोजन करते हैं। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी क्या होती है, बताइए। तो चलिए बात करते हैं, जब हम लोग लेंसों का संयोजन करते हैं तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी के लिए चर्चा करनी है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर दो पतले लेंस लिए हैं कुछ इस प्रकार से, एक ये रहा और दूसरा लेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये रहा। इनको हम लोगों ने क्या किया? जोड़ दिया, ठीक है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं, बहुत ही पतले हैं, ठीक है। ये L1 है और ये L2 है। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है O, और यहाँ पर हम लोग जब पतले हैं तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर L2 को क्या माने कि ये है नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर I डैश बन जाएगा इस प्रकार से हमारे पास। और एक बार हम लोग यहाँ पर L1 को एब्सेंट मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब L2 का प्रतिबिंब यहाँ के लिए तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा I पर, अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये जो दूरी है वो U मान ली मैंने, और ये V होती है, और इसको मान लिया कि ये दूरी हमारे पास B डैश है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? लेंस के समीकरण से अगर हम लोग बात करें, समीकरण से, तो फोकस दूरी L1 के लिए बात कर लें। L1 के लिए अगर हम लोग बात करें, L1 के लिए तो 1/f1 बोल दिया उसको, वो कितना? 1/b माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। अब इसके लिए b कितना है? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I डैश पर बन रहा है, तो वो कितना? v डैश हो जाएगा, और वस्तु u। तो समीकरण नंबर 1 बोल दिया। L2 के लिए अगर हम बात करें, L2 के लिए आप देखिए जरा ध्यान से, L2 के लिए तो 1/f2 उसको बोल दिया, उसकी फोकस दूरी f2 मान ली, तो 1/f2 और 1/b माइनस 1/u। इसके लिए ये देखो, अब बिंदु वस्तु का कार्य करेगी, तो यहाँ पर इस L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी, तो ये बन जाएगी दूरी कितनी? b डैश, ठीक है, 1/b माइनस 1/u, है ना। तो यहाँ पर b कितना होगा? ये देखो, इसके लिए कितना? ये b और माइनस 1/u कितना? b डैश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दिया जाए, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा? आप देखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इधर हो जाएगा, f2 इधर देखिए ध्यान से, ये जो है 1/b माइनस 1/b डैश, ये 1/b डैश माइनस का 1/b डैश, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/b माइनस 1/u, जिसे मैंने बोल दिया कि ये इस संयुक्त जो लेंस बनके तैयार हुआ है इसकी फोकस दूरी है। तो ये 1/f हो गया, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, हम लोगों को यहाँ पर सवाल
इससे लगेंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे। यहाँ पर देखो तो 1/f बराबर एलसीएम कितना आएगा, f1 इंटू f2 और ऊपर हो जाएगा f1 प्लस f2। तो यहाँ से जब फोकस दूरी f निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, पलट दोगे तो f1 f2 अपान f1 प्लस f2। ये जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया ना, इससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे और हम लोग इसको ही याद रखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो ये था संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितना, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर दो लेंस जोड़े हैं तो आपने देखा कि उनकी संयुक्त फोकस दूरी ये आई है। अगर तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे जितने भी लेंस अगर हम जोड़ते जाएंगे तो प्लस प्लस करके उनकी फोकस दूरी को क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये था संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लेंस की शक्ति के बारे में, तो शक्ति क्या होती है, देखो लेंस की जो शक्ति होती ना, लेंस की शक्ति इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। तो इसका ये हम लोगों को फार्मूला जब मीटर में दिए गई हो फोकस दूरी तब लगाना है, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये फोकस दूरी हमको सेंटीमीटर में दी जाएगी तो आप फार्मूला लगाएंगे 100/f। ठीक है, जब आपको ये सेंटीमीटर में दी जाएगी, समझ गए। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया आगे, लेंस की जो शक्ति है वो कितना होता है, 1/f बराबर P। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर जो संयुक्त संपर्क में रखे दो लेंसों की हम लोगों ने संयुक्त फोकस दूरी निकाली है, इसकी अगर हम लोग क्षमता देखें, शक्ति देखें तो वो कितनी हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, 1/f को ही हम लोग क्या बोलते हैं, P, और ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि जो लेंस की शक्ति है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी या शक्ति होगी, वो जितने भी लेंस जुड़े होंगे उन सभी की क्षमताओं के या शक्तियों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आ गई लेंस की शक्ति या क्षमता। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा न्यूटन के सूत्र के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस लेक्चर का ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक भी होगा। और ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज वन शॉट में कवर कर लिया है और कल हम लोग बात करेंगे बड़ विक्षेपण पर। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूटन चचा के सूत्र पर। हाँ जी, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में भी न्यूटन जी आ गए। क्या बताया उन्होंने, देखो उन्होंने बोला कि हम लोग जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब दूरी मापते हैं, अब चूंकि लेंस की कुछ ना कुछ तो मोटाई होती है ना, ये कुछ ना कुछ मोटाई होती है, और प्रकाशिक केंद्र जनरली देखा जाता है कि वो लेंस के भीतर ही पाया जाता है। तो जब हम दूरी मापते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, तो ये दूरी जो है हमको जो मान मिलता है वो एग्जैक्ट क्लियर मान नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी हम लोग जो है दूरी प्रकाशिक केंद्र से ना माप कर अगर फोकस से मापते हैं तो हमें वो प्रकाशिक केंद्र से मापी गई दूरी के बजाय सटीक मान दे देता है। तो वही इन्होंने बताया, और यहाँ पर जो न्यूटन का जो सूत्र है उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का सूत्र, ऐसे ही हेडिंग डाल लो, न्यूटन का सूत्र। समझा दिया है किस लिए उन्होंने बोला था, उन्होंने किस लिए बोला था। ये हमने उत्तल लेंस लिया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा है, यहाँ पर ये आप जानते हो इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है, और यहाँ पर मैंने एक कोई वस्तु ले ली है, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ए बी, ठीक है, ए बी वस्तु रखी है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप, ये वस्तु की जो दूरी है वो इन्होंने बोली कि ये x है, ये दूरी। और ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब हम लोग अब बनाएंगे
तो रे डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए हम लोगों का। एक प्रकाश किरण को मैंने कहाँ से गुजारा, एक प्रकाश किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर चलाया। तो हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, वो हम लोग जानते हैं कहाँ से जाती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार गुजर जाएगी। एक प्रकाश किरण को मैंने कहाँ से मैं ले गया, एक प्रकाश किरण को इसके प्रथम फोकस से ले गया। और जो फोकस से प्रकाश की किरण चलती है आप लोग जानते हो कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर प्रकाश की किरणें दोनों मिलेंगी वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। और उन्होंने बोला कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हम लोग उसके फोकस से मापेंगे। तो ये दूरी जो है उन्होंने यहां से मापी, जिसको मैं एक्स डैश नाम दे रहा हूं। ये हम लोगों को पता है कि ये प्रकाशिक केंद्र सी और इसकी बीच की जो फोकस दूरी है ये मैंने मान ली प्रथम फोकस के बीच की दूरी, ये फोकस दूरी होती है जो कि एफ मान ली। और ये जो है एफ, इसको F1 बोल दें, F1 बोल दिया, इसको बोल दिया F2। ठीक है, F2। तो इसको अगर मैं x1 मान लूं तो और अच्छा लगेगा, ये x1 और ये x2। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप फोकस दूरी f डैश मान लो, इसको x डैश मान लो, या आप जो है इसको 1 1 2 2 करके मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जुकाम है भाई, हाँ। देखो ध्यान से, अब हम लोगों को यहां पर संबंध निकालना है इन राशियों में, इन दूरियों में। तो हम लोग करने जा रहे हैं इसकी गणना। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए इधर। तो हम लोग बात करने वाले हैं इन दो त्रिभुज के बारे में। देखो ध्यान से, मैं बात करने वाला हूं त्रिभुज ए बी एफ और F1 और दूसरा जो है हमारे पास त्रिभुज, इसको मैं प्रकाशिक केंद्र सी बोल दे रहा हूं। ठीक है, और ये हमारे पास जो बिंदु है इसको मैंने बोल दिया कि ये जो बिंदु हमारे पास आया है, इस बिंदु को मैं नाम दे दूं कितना, इसको बोल दूं M, इसको बोल दिया मैंने N। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज में ले रहा हूं कौन सा, NCF1 बा NCF1 में अगर ध्यान दिया जाए तो देखो ध्यान से, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 90 है, समकोण है। तो कोण BAF1 व बराबर कोण होगा, बराबर का निशान लगा दें हम लोग यहाँ पर, बराबर कोण होगा NCF1, कोण NCF1। ठीक है, क्यों होगा, समकोण है, 90 अंश है। अच्छा, साथ ही साथ अगर ध्यान दिया जाए तो ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होगा। कोण BF1A बराबर होगा कोण CF1N के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और जब दो त्रिभुजों में कोई दो कंडीशन बराबर हो जाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे समरूपता की कंडीशन, यानी ये जो त्रिभुज हम लोगों ने बात करी है कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। और जब समरूप त्रिभुज हो गए तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं समरूपता की कंडीशन। और समरूपता की कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग समान भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात त्रिभुज में, तो AB अपान CN बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, यानी AF1 अपान CF1। ठीक है, ओके। जरा ध्यान से देखो, जो हमारे पास यहां पर CN भुजा है वो ये देखिए A डैश B डैश के बराबर है, क्योंकि CN जो है वो A डैश B डैश के बराबर है ना। CN जो है वो A डैश B डैश के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर CN की जगह A डैश B डैश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो ये बराबर कैसे है, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा और ये रेखा समांतर है, तो बीच की दूरी कैसी होगी, हमेशा बराबर होगी। तो ये बराबर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CN की जगह पर, तो ये बनेगा AB अपान A डैश B डैश बराबर AF1 अपान CF1। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब मैं बात करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बात करने वाला हूं इन दो त्रिभुज में, त्रिभुज MCF
F2 अब त्रिभुज MCF2 व त्रिभुज B'(A') B'(A') में अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि कोण MCF2 कोण MCF2 बराबर कोण B'(A') B'(A') क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि समकोण है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन मैंने लगाई, ये कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि कोण MF2C बराबर कोण A'(F2B'). क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो चीजें कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अर्थात ये जो त्रिभुज हो गए वो कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। और जब समरूप हो गए तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर समरूपता की कंडीशन। और समरूपता की कंडीशन क्या होगी? ये भुजा बटे ये भुजा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं MC बटे A'(B') बराबर ये भुजा CF2 बटे A'(F2). ठीक है, A'(F2). ओके, आप जरा यहां पर देखिए ध्यान से, जो MC है वो AB के बराबर है, AB के बराबर है। तो यहां पर MC के जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं, और AB जब लिखेंगे तो ये बनेगा AB/A'(B' बराबर CF2/A'(F2). तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास भिन्न बन के आ गई। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं यहां पर? A'(B') AB/A'(B'), और इस समीकरण में देखो, इसको मैं समीकरण 2 बोल दे रहा हूं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर आपने देखा, क्या देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? बराबर है। तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1/2 से अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा AF1 बटे CF1 बराबर CF2 बटे A'(F2). ये हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, AF1 क्या है? AF1 X1 है। CF1 क्या है? CF1 हमारे पास क्या है? CF1 F1 है। CF2 क्या है? CF2 हमारे पास F2 है। A'(F2 क्या है? A'(F2 हमारे पास X2 है। अब इन दूरियों को यहाँ पर रखना है, लेकिन ध्यान रखना होगा, जब हम लोग दूरी रखते हैं तो हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करके रखते हैं, चिन्ह के साथ रखते हैं। तो AF2 रखना है। AF2 क्या होगा? AF2 ये दूरी होगी। प्रकाश की किरण इधर चल रही है, हम लोग फोकस दूरी कहाँ से माप रहे होंगे? फोकस से माप रहे होंगे। ये किसने बताया? न्यूटन ने। तो यहाँ से हम लोग फोकस से मापेंगे दूरी। तो दूरी जब इस तरफ से इधर मापोगे, वस्तु इधर रखिए, इधर दूरी मापोगे, प्रकाश किरण इधर चल रही है, अपोजिट हो गई। अपोजिट के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का x1, और बटे यहाँ पर देखो CF1 कितना है? CF1 ये है। यहाँ से दूरी जब मापोगे तो ये माइनस की हो जाएगी, है ना, माइनस की हो जाएगी। CF2 कितना है? CF2 यहाँ पर प्लस का होगा, F2 है। ठीक है भाई, प्रकाश की किरण इधर भी चल रही है, इधर ही चल रही है, और दूरी भी इधर माप रहे हैं, तो प्लस का होगा। और ऐसे ही X2 भी कैसा होगा? प्लस का होगा। A'(F2) क्या होगा? X2 होगा। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे क्या आएगा? F1 इंटू F2 बराबर X1 इंटू X2, और यही है न्यूटन चचा का सूत्र। ठीक है, जो कि उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि दूरियां जो है हम लोग लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ना मापकर हम लोग उनकी फोकस दूरियों से मापते हैं, तो वो दूरी हम लोगों के लिए सटीक होती है। ठीक है, तो ये है न्यूटन का सूत्र, और ये था हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। 1 शॉट में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अब बात करेंगे कल नए टॉपिक पर, नए चैप्टर पर, जो कि होगा वर्ण विक्षेपण। ओके, उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर को आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा, और आप लोग
इसको अच्छे से देखिए, कवर करिए, सीखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय, जय हिंद।